प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र देशों को 5% की ब्याज की दर पर लगभग 12 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। साथ ही अमेरिकी पूंजी पूरे यूरोप में लगी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक मोटी रकम क्षतिपूर्ति के लिए लादी गई थी, जो उसे किश्तों में देनी थी। आर्थिक रूप से चकनाचूर जर्मनी जब समय पर किश्तें नहीं चुका पाया, तो फ्रांस ने दंड स्वरूप उसके कोयले व लोहे के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूर घाटी पर कब्जा कर लिया। इसी बीच कर्ज पूरा करने व गरीबी दूर करने के लिए जर्मनी ने अंधाधुंध मुद्रा छापी, जिससे जर्मनी में जबरदस्त मुद्रास्फीति व वित्तीय संकट पैदा हो गया। चूंकि यूरोप में अमेरिका के वित्तीय हित निहित थे, इसलिए अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने जर्मनी के लिए कुछ नए सुझाव दिए, जैसे कि जर्मन बॉन्ड अमेरिकी व अन्य देशों को बेचे जाएं, तो उससे प्राप्त आय से जर्मनी, ब्रिटेन व फ्रांस को क्षतिपूर्ति की रकम अदा कर सकेगा और फिर उस रकम का उपयोग ब्रिटेन व फ्रांस अमेरिका का ऋण चुकाने में कर सकेंगे। और कुछ इस तरह से धीरे धीरे पूरे यूरोप व अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गईं। इस समय अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्था बन रहा था। परंतु जब 1929 में अमेरिकी शेयर बाजारों में भीषण गिरावट हुई, तो अमेरिका सहित पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और इससे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई और इसका असर देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों के आत्माभिमान को गहरी चोट लगी थी। इसके साथ ही तत्पश्चात हुई संधियों ने इन देशों के राजनीतिक व आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियां पनपने लगी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की चरम सीमा पर जाकर लोगों को उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दिलाने का वायदा किया। इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों में इटली में फांसीवाद यानी फासिज्म और जर्मनी का नाजीवाद प्रमुख थे। फांसीवाद इटालियन शब्द फोर्सेस से बना है, जिसका अर्थ होता है सभी चीजों पर राज्य का नियंत्रण। फांसीवाद का उदय शुरुआती दौर में तो एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुआ था, जिसने उदारवाद, लोकतंत्र व मार्क्सवाद जैसी अवधारणाओं को नकार दिया। धीरे धीरे फांसीवाद ने अति राष्ट्रवाद की ओर जोर दिया और आगे चलकर इसने डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का रुख कर लिया। फांसीवाद में राज्य ही सर्वेसर्वा माना जाता है और राज्य के आगे किसी मानवीय, आध्यात्मिक या किसी अन्य मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। फांसीवाद लोकतंत्र का भी विरोध करता है और कहता है कि विभिन्न दल और भिन्न भिन्न विचारधाराएं राष्ट्रवाद को कमजोर करती है, इसलिए लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए उचित नहीं है। इटली में फांसीवाद के उदय व इसके विस्तार का श्रेय बेनिटो मुसोलिनी को जाता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में इटली के लगभग 7.5 लाख सैनिक मारे गए थे और 10 लाख के करीब घायल हुए थे। विजेता पक्ष की ओर होने के बावजूद इटली को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए। मुसोलिनी, जो खुद प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में इटली की तरफ से लड़ा था, वह इस बात से बहुत खफा था। 1919 में मुसोलिनी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मिलान में फॉसियो डी कॉम्बैटमेंटो नामक पार्टी का गठन किया। फासियो शब्द लैटिन भाषा की फॉसेस से बना है, जिसका अर्थ होता है समूह या गट्ठा। मुसोलिनी की इस पार्टी ने उस समय की शक्तिहीन सरकार का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। मुसोलिनी के समर्थकों को ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था। इन समर्थकों ने इटली में मुसोलिनी के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया और मुसोलिनी की पार्टी का जनाधार बढ़ाने लगे। देश की दयनीय स्थिति का फायदा उठाकर अक्टूबर 1922 में उसने रोम चलो अभियान शुरू किया और अपने हजारों समर्थकों के साथ रोम की तरफ चल पड़ा।
उस समय के इटली के शासक विक्टर इमैनुएल तृतीय ने डर कर मुसोलिनी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने अपने विरोधियों का धीरे धीरे दमन करना शुरू कर दिया और सरकार के निचले स्तर के पदों पर फांसीवादियों को भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मुसोलिनी का फांसीवाद अब तानाशाही रवैया पकड़ रहा था। अपने विपक्ष का सफाया करने के बाद मुसोलिनी ने 1929 में वेटिकन सिटी पर पोप की संप्रभुता को मान्यता दे दिया। ऐसा करके उसने कैथोलिक लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया। अब 1930 के आते आते मुसोलिनी ने इटली को रफ्तार देने के लिए सैन्यवाद और साम्राज्यवाद की तरफ रुख मोड़ लिया। उसने अपनी सेना का तेजी से विकास करना, साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुई संधियों से असंतुष्ट राष्ट्रों को जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया व रूस से संधियां करने की नीति अपनाई। हालांकि मुसोलिनी का फांसीवाद शासन यहूदियों के विरुद्ध था, परंतु उसने नाजियों की तरह यहूदियों का भीषण नरसंहार नहीं किया। ये तो थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति, जिसमें इटली में पनपे फांसीवाद को हमने जाना। अब इसके आगे की राजनीति में क्या मोड़ आया तथा जर्मनी में नाजीवाद व हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।